2003 की एक आम सुबह थी जो इंसानियत की आखिरी सुकून भरी सुबह भी बन गई। एक फंगस आया, इंसान ज़ॉम्बी बन गए और दुनिया तबाही की ओर बढ़ चली। 2003 में एक पैरासाइट फंगस ने इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नॉर्मल लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। न दर्द का एहसास, न सोचने की ताकत, बस हिंसा और खून की प्यास। सरकारें घबरा गई और कई शहर पर खुद ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिरवा दिए। धरती का नक्शा बदल गया। कुछ बचे कुचे लोग मिलिट्री सेफ जोन में जिंदा थे, पर वहाँ जीना किसी सज़ा से कम नहीं था। इस सब की शुरुआत हुई एक लड़की सारा से। वो अपने पिता जोएल के जन्मदिन के लिए बेहद एक्साइटेड थी। जोएल और उसका भाई टॉमी सारा के जीवन का सहारा थे। जोएल को अपने जन्मदिन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर सारा ने उसके लिए एक खास गिफ्ट तैयार किया था, उसकी फेवरेट वॉच। जोएल जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है और सारा से रात के समय पर केक लाने का वादा करके अपने काम पर चला जाता है। जिसके बाद टॉमी ने भी सारा को उसके स्कूल पर छोड़ दिया था और वह खुद भी अपने काम पर चला गया था। स्कूल से बाहर निकलने के बाद सारा सबसे पहले तो अपने पिता की फेवरेट वॉच को सही करवाने के लिए जाती है और उसके सही करवाने के बाद वह अपने घर के पास रहने वाली मिस इंडा के घर पर चली गई थी। असल में इंडा के पास डीवीडीज का एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन था और सारा चाहती थी कि वह रात के समय में कोई मूवी देखे। वहाँ पर से डीवीडी सिलेक्ट करने के बाद जब वह वापस आ रही होती है तो वह देखती है कि इंडा का कुत्ता इंडा की माँ की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। लेकिन अभी वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर पर चली जाती है। जोएल थोड़ी ही देर में आ तो गया था, पर वह केक लाना भूल गया था। इसके बावजूद भी सारा नाराज़ नहीं होती और जोएल को घड़ी देने के बाद वह उसके साथ मूवी देखने लगती है। मूवी देखते हुए सारा सो जाती है और उसी समय पर जोएल को टॉमी का कॉल आता है। टॉमी की आज बाजार में पुलिस वालों से थोड़ी सी बहस हो गई थी और उन्होंने उसको पकड़ लिया था और अगर अभी जाकर टॉमी को फ्री नहीं करवाया जाता तो अगले दिन सैटरडे संडे होने की वजह से टॉमी को बेल सीधा मंडे को होती। इसलिए तब जूल सारा को ऊपर वाले कमरे में सुला देता है और खुद टॉमी को छुड़वाने के लिए चला जाता है। पर थोड़ी देर में सारा की आंख हेलीकॉप्टर की आवाज़, पुलिस और एम्बुलेंस के शोर से खुल जाती है। तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और नीचे जाने पर उसे अपने घर के बाहर इंडा का कुत्ता दिखाई देता है, जो कि किसी बात से काफ़ी डरा हुआ था। सारा को यह चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है, इसीलिए वह इंडा के घर जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि इंडा की माँ ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी वहाँ पर जोएल और टॉमी पहुँच जाते हैं और सारा की मदद करते हैं। असल में पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। जोएल, सारा और टॉमी मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, पर एक मिलिट्री सोल्जर की गलतफहमी की वजह से सारा को गोली लग जाती है और वह जोएल की गोदी में ही दम तोड़ देती है। 20 साल बाद की दुनिया, इंसान बचे हैं पर इंसानियत नहीं। जोएल अब बॉस्टन में फ्रेडा के साथ रहता है। टेस के साथ मिलकर बॉडी डिकम्पोज करता है, ड्रग सप्लाई करता है। इस मिलिट्री बेस से बाहर निकलना चाहता है ताकि अपने भाई टॉमी को ढूंढ सके, जो कि काफ़ी समय पहले फायर फाइटर ग्रुप में शामिल हो गया था। वहाँ से निकलने के लिए जोएल को एक कार बैटरी की ज़रूरत थी, इसलिए वह एक रॉबर्ट नाम के बंदे के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फायरफ्लाई के लीडर मैरियन को भी वही बैटरी चाहिए थी। रॉबर्ट ने मैरियन के साथ भी उसी कार की बैटरी को लेकर डील की थी, पर बैटरी असल में काम की नहीं थी क्योंकि रॉबर्ट ने मैरियन को धोखा दिया था, तो मैरियन ने उसे मार दिया था। यही जोएल की मुलाकात होती है मैरियन से, जो उसे एक लड़की एली को वेस्ट वाले बेस तक पहुंचाने का ऑफर देती है। बदले में उसे मिलेंगी सफाई, बैटरी और टॉमी की लोकेशन। वहां पर जाने के बाद उसको फायर फाइटर के काफ़ी सारे एजेंट मिल जाते हैं, जो कि उसको काफ़ी सारे हथियार, एक कार की असली बैटरी और साथ ही उसकी मन पसंदीदा सप्लाई दे सकते थे। वह इस काम को करने के लिए मान जाता है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि एली इन्फेक्टेड है, पर उसके शरीर पर 3 हफ्ते बाद भी कोई असर नहीं है।
जिसके बाद फायरफ्लाई ग्रुप के लोगों को यह बात पता चल जाती है कि एली असल में उस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है और उसके ब्लड से पूरी दुनिया के लिए एंटीडोट बनाया जा सकता है। यही रीज़न था कि वो लोग एली को अपने साथ वेस्ट वाले बेस में ले जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही एली के ऊपर रिसर्च करी जा सकती थी। अब इसके साथ ही कहानी इंडोनेशिया में पास्ट में जाती है, जहाँ माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर इबू रत्ता को मिलिट्री एक सीक्रेट लैब में ले जाती है। वहाँ उसे एक महिला की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो फंगल पैरासाइट से संक्रमित थी। अब प्रोफेसर रत्ना को समझ आता है कि यह फंगस अब इंसानों में फैल चुका है, तो वह घबरा जाती है और साफ शब्दों में कहती है अब इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, पूरे शहर पर एयर स्ट्राइक, क्योंकि वायरस अब शुरू और जल्दी ही पूरी दुनिया उसकी चपेट में आने वाली है। हो चुका है मिशन की शुरुआत और म्यूजियम की ओर सफ़र। प्रेजेंट में जोएल को एली की इम्यूनिटी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो 20 साल से ऐसे झूठी उम्मीदें सुनता आ रहा था। लेकिन टेस्ट को यकीन था कि एली वाकई खास है। वो जोएल को समझाता है कि अगर सच में एंटीडोट बनता है तो ये पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगा। आखिरकार जोएल टेस्ट और एली के साथ सफ़र पर निकलता है। रास्ते में टूटी इमारतें और लाशों को देखकर अंदाज़ा लगता है कि यहाँ भी एयर स्ट्राइक हुई थी। आगे रास्ता इन्फेक्टेड ज़ॉम्बियों से भरा था, तो वो लोग म्यूजियम के रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि एली एक अनाथ है जिसे मैरियम ने पाला था और एक बार ज़ॉम्बी के काटने के बावजूद भी उसकी जान बचाई थी। म्यूजियम में जोएल, टेस्ट और एली को एक लाश मिलती है जो कि क्लिकर्स का शिकार होती है। क्लिकर वायरस की तीसरी स्टेज होती है, अंधे लेकिन बेहद शार्प सेंस वाले। वायरस की कुल 5 स्टेज होती है, रनर, स्टॉकर, क्लिकर, ब्लोटर और सबसे खतरनाक रेड किंग। तभी तीनों पर क्लिकर्स हमला कर देते हैं। जोएल लड़ाई करता है और जैसे तैसे उन्हें ख़त्म करता है। वे लोग बेस तक पहुंचते हैं जहां एली को फायरफ्लाई को सौंपना था, लेकिन वहां सभी सैनिक मरे पाए जाते हैं। एक इन्फेक्टेड सोल्जर की वजह से सब मारे गए थे। टेस्ट घबरा जाती है और तब पता चलता है कि उसे भी क्लिकर्स ने काट लिया है। अब उस समय पर अचानक से बाहर मौजूद काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को उन लोगों के बारे में पता चल जाता है और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ अंदर घुसने लगते हैं, टेस्ट खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। वो जोएल से वादा लेती है कि किसी भी हालत में वो एली को उसके मिशन पर पहुंचाएगा ताकि उसके खून से दुनिया का इलाज बन सके। टेस्ट ऑयल फैलाकर ज़ॉम्बीज़ के बीच खुद को उड़ा देती है। धमाके की आवाज़ सुनकर जोएल टूट जाता है और अगले दिन तक एली से बात नहीं करता। जल्द ही दोनों एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं जहां जोएल अपनी पुरानी सप्लाई खोजता है और एली को पहली बार गहरा झटका लगता है जब वह एक बेबस इन्फेक्टेड को मार देती है। फिर रास्ते में उन्हें कई कंकाल मिलते हैं, उन लोगों के जिन्हें मिलिट्री ने इसलिए मार दिया क्योंकि क्वारंटीन जाने में उनके लिए जगह नहीं थी। इसी के साथ कहानी वहां से 2003 में आती है, जब मिलिट्री गांव के लोगों को बेहतर भविष्य का वादा करके ले जा रही थी। तब बिल नाम का एक शख्स अकेला अपने घर में छिपा रहा। मिलिट्री के जाते ही उसने बाजार से ज़रूरी सामान जमा किया, घर के चारों ओर फेंसिंग की, मुर्गियां पालना शुरू किया और सब्जियां उगाई। कुछ समय बाद एक इन्फेक्टेड उसके ट्रैप में फंसकर मारा गया और यहीं से शुरू हुई बिल की सर्वाइवल जर्नी। 4 साल तक अकेले रहने के बाद बिल के ट्रैप में एक भूखा आदमी फ्रैंक फंसता है। दया दिखाते हुए बिल उसे घर लाता है और खाना खिलाता है। पियानो बजाते हुए दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन बनता है और फ्रैंक उसके साथ रहने का फैसला करता है। 3 साल बाद फ्रैंक मिलिट्री कैंप की टेस्ट नाम की एक औरत से संपर्क करता है जो जल्द ही जोएल के साथ मिलने आती है। बिल के पास हथियारों का जखारा था जो वह जोएल को देता है और बदले में उसे मेडिसिन और बीज मिलते हैं। 2023 तक फ्रैंक बूढ़ा और बीमार हो चुका था। अब वो व्हीलचेयर पर था और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। इसी वजह से वह बिल से शादी करने और फिर शांतिपूर्वक मरने की इच्छा जाहिर करता है। बिल पहले हिचकिचाता है,
लेकिन फिर फ्रैंक की खुशी के लिए मान जाता है। दोनों शादी करते हैं और रात को वाइन पीते वक्त फ्रैंक को पता चलता है कि बिल ने पहले ही पूरी बोतल में जहर मिला दिया था, क्योंकि वह फ्रैंक के बिना जीना नहीं चाहता था। दोनों एक साथ एक कमरे में शांत मौत को गले लगाते हैं। इसी बीच जोएल और एली बिल के घर पहुंचते हैं ताकि अपनी यात्रा के लिए खाना और हथियार ले सके। उन्हें बिल और फ्रैंक की मौत का पता चलता है। बिल ने जोएल के लिए एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह इस घर से जो चाहे वो ले सकता है। जोएल को एहसास होता है कि बिल की छोड़ी गई चीजें उनकी आगे की जर्नी के लिए काम आ सकती हैं, खासकर टॉमी को ढूंढने के लिए। अब जोएल फैसला करता है कि वह एली को लैब तक पहुंचाएगा जहां उसके खून का एंटीडोट बन सकता है। जाने से पहले वह एली को 3 रूल्स बताता है। टेस्ट का जिक्र नहीं होगा, अपनी इम्यूनिटी किसी को नहीं बताएगी और जो भी जोएल कहेगा एली मानेगी। दोनों ट्रक से निकलते हैं बिना ये जाने कि एली ने चुपचाप अपने पास एक पिस्तौल भी रख ली है। जोएल और एली अब एक सुनसान शहर से गुजर रहे थे जहां हर कोना वीरान था। रास्ते में पेट्रोल खत्म होने पर जोएल खाली गाड़ियों से पाइप की मदद से पेट्रोल निकालता, जबकि एली उसे अपनी चुटकुलों की किताब से मज़ेदार जोक सुनाने की कोशिश करती जो ज़्यादातर जोएल को पसंद नहीं आते। जोएल अभी भी उसे सिर्फ एक मिशन की तरह समझता था, लेकिन एली के लिए वो धीरे धीरे एक परिवार जैसा बन रहा था। रात को जब वो कहीं रुकते तो जोएल पूरी रात जगकर पहरा देता। एक दिन रास्ते में जोएल एली को बताता है कि पहले वो और उसका भाई टॉमी फ्राइडा के लिए काम करते थे, लेकिन टॉमी को मैरियन मिली जिसने उसका माइंड चेंज करवा दिया और टॉमी ने फायरफ्लाई ज्वाइन कर लिया। हाल ही में जोएल को पता चला था कि टॉमी अब फायरफ्लाई भी छोड़ चुका है और कहीं अकेला भटक रहा है। जब एली सो रही होती है तो जोएल एक शहर की गलियों में गाड़ी ले जाता है ताकि हाईवे तक पहुंचा जा सके, लेकिन अचानक वहां कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। ट्रक क्रैश हो जाता है और जोएल एली को पास ही दीवार में छुपने को कहता है। वो खुद हमलावरों से भिड़ जाता है और अधिकांश को मार देता है, लेकिन एक बंदा ब्राइन जोएल की गर्दन दबाकर उसे मारने वाला होता है। तभी एली अपनी छुपी हुई पिस्तौल से ब्राइन को गोली मार देती है। ब्राइन डर से रहम की भीख मांगता है, लेकिन अंत में जोएल ही उसे खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद शहर की प्राइवेट मिलिट्री वहां आ जाती है, जिससे बचने के लिए दोनों एक घर में छुप जाते हैं। इस शहर पर राज कर रही होती है कैथरीन, जो कि एक निजी मिलिशियन की लीडर है। उसके भाई की मौत का जिम्मेदार हेनरी नाम का एक व्यक्ति था, जिसने फ्राइडा से मिलकर उसके भाई को मरवाया था। अब कैथरीन पूरे शहर में हेनरी की तलाश में है। उसने हेनरी के एक पुराने साथी एक बूढ़े आदमी को पकड़ लिया है और उससे लगातार पूछताछ कर रही है। बूढ़ा व्यक्ति माफी मांगता है, पर कैथरीन सिर्फ हेनरी की लोकेशन जानना चाहती है। तभी उसे खबर मिलती है कि ब्राइन और उसके साथी मारे गए हैं। वो लोग कैथरीन के ही सैनिक थे। इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस बूढ़े आदमी को मार डालती है। फिर अपने सैनिकों को हुक्म देती है, हेनरी को किसी भी हालत पर ढूंढो। इधर जोएल और एली घर में छुपे हुए हैं। जोएल एली को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और यह सोचकर उसे सहारा देने की कोशिश करता है कि शायद एली ने पहली बार किसी को मारा है, लेकिन एली कहती है यह उसका पहला मर्डर नहीं था, पर वो ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती। जोएल को अब समझ आ जाता है कि एली के लिए हथियार चलाना सीखना जरूरी है। वो उसे गन चलाना सिखाता है, जिससे एली को आत्मविश्वास भी मिलता है और दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा और गहराता है। वो दोनों अब अगली बिल्डिंग में जाने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर कैथरीन और उसका सेकंड इन कमांडो पेरी एक पुराने घर में आते हैं। वहाँ उन्हें बच्चों की ड्राइंग और खिलौने मिलते हैं। इससे उन्हें अंदेशा होता है कि हेनरी यहाँ उसके छोटे भाई के साथ छिपा था। यह देखकर कैथरीन और अधिक क्रोधित हो जाती है और पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश शुरू करती है। जब कैथरीन और पेरू एक घर के तहखाने में जाते हैं तो जमीन के नीचे
कुछ बड़ा और खतरनाक हिलता नजर आता है। कैथरीन इसे देखकर भी शांत रहती है और पेरी को इस बारे में किसी को न बताने का आदेश देती है। उधर जोएल और एली एक बड़ी बिल्डिंग में एक कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। सोने से पहले एली एक जोक सुनाती है जिससे इस बार जोएल हंस पड़ता है और पहली बार उसे एली की कंपनी अच्छी लगती है। लेकिन रात को अचानक जोएल को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उठकर देखता है तो सामने हेनरी और एक बच्चा गन पॉइंट पर उन्हें खड़े मिलते हैं। वो दोनों जोएल और एली को शांत रहने को कहते हैं, लेकिन उनकी मंशा क्या है, क्या होगा अब? क्या आप जानना चाहते हैं इस सफर का अगला मोड़? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट प्लीज। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपको ला सके इस सीरीज की अगली कड़ी तक।